नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी ग्रेड सेकंड की परीक्षा जो दोबारा होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर के पहले किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अचानक से जब इस तरह का हुआ, पेपर रद्द हुए और आपको 1 महीने के लगभग का समय उसके लिए मिला कि जिसमें आप जो है तैयारी करके एक बार फिर से इस परीक्षा के लिए आप जो बैठेंगे और उस पेपर के माध्यम से आपके रिजल्ट्स आएंगे। इसको लेकर के जहाँ कुछ प्रतियोगी ऐसे हैं जिनके सेकंड पेपर बहुत अच्छे हो गए थे और उनको ये था कि सेकंड पेपर तो उनका बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कमज़ोर रह गया। ऐसे जो प्रतियोगी है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया है एक तरह से कि वो बेहतर तरीके से केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करके जो है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारे प्रतियोगी वो भी हैं जिन्होंने पहले से भी अपना फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से किया था और उनको पूरी उम्मीद थी कि वो आसानी से उसके अंदर अपना चयन करवा पाएंगे। उन लोगों के लिए एक दोबारा से ऐसी समस्या उनके सामने आन पड़ी है कि उनको फिर से एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर नए सिरे से उनको अपने इस पेपर से गुजरना पड़ेगा। दोनों स्थितियों के साथ साथ कुछ वो लोग भी हैं जिनका एकदम स्पष्ट हो गया है कि सेकंड पेपर में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, 40% से कम उनका स्कोर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो विद्यार्थी भी स्पष्ट हैं। तो जो ये स्पष्ट है कि उनका सेकंड पेपर में नहीं हो पा रहा, उनको तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी हम ये बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों का सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जिन लोगों को पूरा भरोसा है कि सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय एक चुनौतीपूर्ण समय है। दोस्तों, इसके अंदर कई वो लोग जिनकी पहले फर्स्ट पेपर में कुछ कमजोरियां भी थी, वो काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जिनका पहले ठीक ठाक हो गया था उनको भी अब और मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो अभी आप लोगों के सामने ये जो समय है वो इस तरह का समय है कि केवल एक ही पेपर को फोकस करना है। आपको दूसरे पेपर को लेकर के नहीं सोचना है, केवल एक पेपर को लेकर के सोचना है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमने थोड़ा सा अच्छा प्रयास कर लिया तो हो सकता है पहले अगर कुछ कमी भी रह गई होगी तो उसको हम और बेहतर बना पाएंगे। और देखिए, परिस्थितियां व्यक्ति के सामने सामाजिक जीवन में कई तरह की आती रहती है। जो परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हुई है उनसे हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन परिस्थितियों का हमें सकारात्मक रूप से एक विशेष मन लगा करके ये सोचना चाहिए कि हम जो अब करने जा रहे हैं हो सकता हमारे लिए एक नया अवसर है। यूँ मान के चलिए कि पहले हम थोड़े कमज़ोर भी रह गए थे, तो अब हमें एक अवसर मिला कि हम और मजबूती के साथ में अपना पक्ष उसमें मजबूत बना पाएँ और अच्छा स्कोर हम कर पाएँ। ये उनको सोच करके अब अपनी तैयारी में जुटना चाहिए और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग वापस अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। मैं ये वीडियो लेकर के अभी क्यों उपस्थित हुआ हूँ, इसके पीछे आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो है पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इसके अलावा जो है यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे कमेंट्स जगह जगह पर किए हुए हैं। और सभी जो कमेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर का ये मानना है कि अब हमारे पास जो बचा हुआ समय है उस समय को हम कैसे मैनेज करें कि केवल और केवल 1 महीना विशुद्ध रूप से हम मान लें तो इसके अंदर भी हम बेहतरीन तैयारी करके वापस से अपने स्कोर को अच्छा बना सकते हैं, या पहले कमजोरी भी रह गई थी तो इस बार हम और बेहतर उसको कर सकते हैं। विशेषकर उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिसंबर में दिया, उसके बाद में बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी और वापस अपने काम धंधे में लग गए, रोज़गार में लग गए। पहले भी वैसे हालांकि इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार उन लोगों के लिए ज़्यादा मुसीबत है जो सच में पढ़ाई छोड़ करके कार्य में लग गए थे। तो उनको भी दोबारा से इस 1 महीने के लिए जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। तो क्या किया जाए और क्या करते हुए हम इसके अंदर सफल हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ सुझावों के साथ में हम बातचीत करेंगे। एक तो दोस्तों, ये वो वक्त है, ये वो समय है जिसमें अब आप लोग जो है विस्तार से किसी चीज़ को पढ़ने की स्थिति में नहीं है। विस्तार से पढ़ना जो है अभी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है, पढ़ना उचित नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है इसको हम यूँ समझें, इसलिए नहीं है कि अभी हमारे पास में इतना वक्त नहीं है। आपका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, आपके पाठ्यक्रम का एक एक यूनिट इतना बड़ा है कि उस एक यूनिट को ठीक से पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है।
तो अभी इतना समय तो हमारे पास है नहीं, इसलिए मेरा ये मानना कि विस्तार से पढ़ना एक तो उचित नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर विस्तार से पढ़ना उचित नहीं है तो क्या उचित होगा, पुराने नोट्स जो आप लोगों ने पहले बनाए होंगे पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जो पहले आपने नोट्स बनाए होंगे मूल परीक्षा जब आपकी हुई तब उसकी तैयारी के लिए, उन्हीं को एक बार आपको रिवाइज करने की आवश्यकता, उन्हीं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये और आपको देखना दोस्तों कि सभी पक्षों पर ध्यान देना है, सभी पक्षों पर ध्यान देना है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरा तो इतिहास तो बहुत अच्छा, मुझे बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, भूगोल अच्छा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजी तो मेरा एकदम परफेक्ट है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम कुछ समय के लिए जब अपनी नियमितता से हट जाते हैं, नियमित जो अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं उससे परे हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है, गैप आ जाता है, और वो गैप कई बार हमारे लिए समस्या बन सकता है। यहाँ पर तो विशेष रूप से बन सकता है, मान लीजिए जो आपने पढ़ाई छोड़ी तब से लेकर अब तक और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो उसमें परफेक्ट हूँ, लेकिन वहीं से प्रश्न पूछ लिया गया जहाँ आपके गैप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें 3 बातों पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को वापस कैसे करना चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी स्कीम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, विस्तार से पढ़ना उचित नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना। अगर कोई व्यक्ति सोचता कि नहीं हम तो पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है को विस्तार से पढ़ लें, लेकिन संभवतया हर विद्यार्थी के लिए ऐसा हो पाएगा, मेरी जहाँ तक समझ है संभव नहीं है, क्योंकि समय कम है और पाठ्यक्रम बड़ा है। तो एक तो इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पुराने नोट्स पर ही आपको ध्यान देना चाहिए जो आपने बनाया। अगर कोई सोचे कि अभी मैं नोट्स बनाऊंगा फिर पढ़ूंगा, तो संभव नहीं है। अभी आपका ये समय केवल और केवल किसका है, सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए रिवीजन करने का है। मतलब मोटे तौर पर आप लोगों को अभी क्या करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता। अब रिवीजन करने के लिए एक छोटी सी योजना पर हमें ध्यान देना है, और मैं जो आपको योजना बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये योजना मेरी समझ के अनुसार है। आप अपनी समझ के अनुसार इस योजना के अंदर फेरबदल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग तरह की होती है। पर यह जरूर है कि जिस तरह से मैं बताने वाला हूं उन सभी पक्षों को आपको शामिल करना है, वो सभी पहलू आपको शामिल करना है कि ये काम तो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है। अब इस समय में जो 25 से लेकर के 30 दिन का समय मान सकते हैं मोटे तौर पर, उस समय के अंदर एक मजबूत तैयारी के साथ में अपने पक्ष को मजबूत बनाना और आने वाले रिजल्ट के अंदर सफल प्रतियोगी के रूप में स्थापित होना हमारा उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी योजना बनाने की ज़रूरत है। वैसे तो दोस्तों कई बार आपने भी देखा है, पिछले कई वीडियोज़ में हमने भी ये बात की है कि मन के अंदर एक टारगेट बना करके आदमी काम करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपेक्षाकृत दिन या घंटे तय करके। हम कोई निश्चित दिन या घंटे तय कर लें फिर उसके बाद में पढ़ें, उससे बेहतर होता है एक टारगेट बनाकर पढ़ें। तो यहाँ पर हम एक टारगेट बना करके ही पढ़ने की बात करेंगे। तो उसमें क्या योजना हमारी हो सकती है, एक सफल योजना क्या हो सकती है, ये इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाह रहे थे कि एक बार ऐसी कोई योजना हमारे सामने आए, उसको हम फॉलो करके जो है फिर से अपनी तैयारी को प्रॉपर चैनल तक पहुंचा करके हम सही परिणामों तक पहुंच पाएँ। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, ये सबसे पहली बात जो है यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है कि शिक्षक ग्रेड सेकंड का जो दोबारा पेपर होने वाला उसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास में एक सफल योजना क्या हो, यानी एक सफल योजना क्या हो हमारे पास में कि समय पर रिवीजन हो सके। मतलब यहाँ पर इसका मेरा जो शीर्षक है, हेडिंग मैंने सोचा वो भी यही है कि हम रिवीजन कर रहे हैं। हम अब तैयारी हमारी जो होनी थी हो चुकी है, हम पहले कर चुके हैं। अब तो हमारी जो पहले की तैयारी है, जो एग्जाम हमने पहले दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है और पेपर हमने देखे हैं उसके अनुसार हमें एक रिवीजन करना है। तो यहाँ पर मैं जो योजना आपको बता रहा हूँ वो रिवीजन की है, वो तैयारी की योजना नहीं है। ध्यान रखना, आप तैयारी तो हम कर चुके हैं और तैयारी के लिए इतना वक्त अब अपने पास में नहीं है। तो क्या इसके अंदर हो रिवीजन हो सके, इसके लिए क्या प्रॉपर योजना होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना, देखो ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है और आप लोगों को बनानी चाहिए। जब हमारे पास समय कम होता है ना दोस्तों,
तो फिर हमें उसको एक योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है ताकि समय पर पूरा हो जाए। टारगेट बनाकर काम करना होता है ताकि समय पर अपने टारगेट पूरे करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। वरना जो है फिर हम समय तय नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे तो हमारे सामने समय का अभाव है, समय की कमी है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर 25 डेज के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब केवल 25 दिन में भी हम शिक्षक बन सकते हैं या 25 दिन के अंदर भी हम जो फर्स्ट पेपर हमारा है उस फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 25 दिन के हिसाब से। बाकी ज़्यादा समय भी आपके पास में है तो आप लोग उस पर और ज़्यादा भी समय खर्च कर सकते हैं। तो देखिए 25 दिनों को हमें कैसे बांटना चाहिए। सबसे पहले 1 से 5 दिन को आप लोगों को दोस्तों लगाना चाहिए। आपके राजस्थान इतिहास का एक बड़ा पाठ्यक्रम है, कला संस्कृति का एक बड़ा आपका पाठ्यक्रम है। तो संपूर्ण राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए। यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है कि इतिहास को कितने घंटे पढ़ना है, कला संस्कृति को कितने घंटे पढ़ना है, करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी को कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक सामान्य विद्यार्थी 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़े। 24 में से 10 से 12 घंटे तो कम से कम उसको देना ही चाहिए, तब जाकर के वो ठीक ठाक तरीके से रिवीजन कर पाएगा। इससे ज़्यादा समय आपके पास में तो ज़्यादा भी देना चाहिए, पर ये कम से कम लिखा है मैंने, कम से कम इतना समय तो हम दें। और ये तीनों चीज़ें समसामयिकी नियमित रूप से अपने को 1-2 घंटे देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कम से कम 4 से 5 घंटे इतिहास और 4 से 5 घंटे कला संस्कृति को देने की ज़रूरत है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन 5 दिनों में से 2-3 दिन आप इतिहास के लिए पूरे कंप्लीट तय कर लें, 2-3 दिन कला संस्कृति के लिए तय कर लें, 2.5 दिन दोनों के लिए तय कर लें कि मुझे इतने 2 दिन तक केवल इसी को पढ़ना, 2 दिन ऐसे कुछ भी आपका टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट बना करके आपको सबसे पहले इन विषयों को एकदम कंप्लीटली रिवाइज कर लेना चाहिए। जब ये आपके एक बार रिवीजन में आ जाएंगे तो पूरा आपका पुराना जो ज्ञान है वो तरोताजा हो जाएगा, जो आपने तैयारी की वो एकदम वापस आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगले 6 से लेकर 10 दिन तक की हम बात करें, अगले 5 दिनों की, तो उसके लिए आपको जो है राजस्थान भूगोल है, राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र है, इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये जो विषय है आपके कला संस्कृति इतिहास, इनकी अपेक्षा इनका पाठ्यक्रम थोड़ा सा छोटा है, उनका कुछ ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन तीनों को आप कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। समसामयिकी को आपको नियमित रखना है, ये ध्यान रखिए, समसामयिकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको जो 25 दिन का हम टारगेट बना रहे हैं, 25 दिन हर दिन आपको समसामयिकी को 1-2 घंटे देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर के भी कम से कम 10 से 12 घंटे आपको नियमित रूप से इनको देखना चाहिए। इसमें भी वही बात, आपको टारगेट बना करके करना है। जैसे 3 विषय हमने चुने तो 2 दिन भूगोल को दे दिए, 1 दिन राज्य व्यवस्था को दे दिया, 1 दिन अर्थशास्त्र को दे दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है, मतलब आपकी समझ के अनुसार इनमें से किस पे ज़्यादा समय, किस पे कम समय लगाकर आप अच्छा कर सकते हैं, वो आपको करने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों अगले 11 से 15 दिन का जो समय है आपका, उसको आपको देना चाहिए। मनोविज्ञान आपका एक बड़ा पार्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न, उसको एक बार ढंग से रिवाइज करने की आवश्यकता है। हालांकि मनोविज्ञान में आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके आते हैं जिनको आप जनरली काफ़ी हद तक अपनी समझ के आधार पर ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, थोड़ा देखने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। 20 प्रश्नों का मामला है। इसी प्रकार से भारत और विश्व का जीके, भारत विश्व के जीके में आपके कुछ भारत का भूगोल आदि भी है, आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हैं, इसके अलावा इतिहास से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हो सकती है। तो ये सारी बातें जिनका संबंध भारत और इतिहास, भारत और विश्व के जीके से है, उनको लेकर के दोस्तों आप लोगों को समय देने की आवश्यकता है, लगभग 5 दिन का, जिसमें मनोविज्ञान का बड़ा रोल है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दें, बाकी इनको भी दें। और इसके अलावा समसामयिकी तो आपको देखना है। यहाँ पर भी वही बात है, एवरेज हमें 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ये मेरा मानना है, एक अच्छे विद्यार्थी को 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो वापस कंप्लीटली रिवाइज कर पाएगा। इसके आगे दोस्तों देखिए 16 से 17 यानी 2 दिन आपको कम से कम इस बात के लिए लगाने चाहिए। एक बार पूरा रिवीजन करने के बाद में 2 दिन किसमें लगाने चाहिए आपको, ग्रेड सेकंड के अब तक के जो पुराने पेपर हुए हैं, जो भी पुराने पेपर हुए हैं 2010-11 से लेकर के अब तक जितने भी सेकंड ग्रेड परीक्षाएं हुई आपके पास पक्के उनके पुराने पेपर्स होंगे,
पहले भी आपने तैयारी की तब उनको देखा होगा, तो एक बार उनको रिवाइज करें, 2 दिन इसमें लगाएं कि सारे उन पेपर्स को खुद हल करके देखें और ये भी समझें कि पहले आपने इन पेपरों को देखा हुआ, हल किया हुआ, फिर भी उसमें गलती हो रही है कि हमसे गलती हो रही है या नहीं हो रही है, तो खुलासा हो जाएगा कि आपकी अगर उसमें गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब परीक्षा में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पीछे का आपने जो पढ़ा वो आपको तत्काल परीक्षा में ध्यान में आ जाएगा। इनमें थोड़ी गलती हो तो देखिए कि वो गलती क्यों हो रही है, उसको समझिए और प्रयास कीजिए कि वो ठीक हो पाए। तो ये 2 दिन आपको मेरे हिसाब से देने चाहिए, किसके लिए, आपके पुराने पेपर्स के लिए जो काफ़ी आपके पास में हो भी चुके हैं। 2 दिन उनमें ढंग से पढ़ने में आपको लगेंगे, इतने प्रश्न उनमें हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों 18 से 22 तक ये लगभग 5 दिन का समय आपको लगाना चाहिए दोस्तों नए मॉडल पेपर्स को हल करने में। जैसे पुराने पेपर्स आप देखेंगे, अब आपको 5 दिन के लिए 5 मॉडल पेपर, अच्छे से मॉडल पेपर आपके पास हो, आपके पास पहले से उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उपलब्ध करें और उनको लेकर के फिर आप ये नए मॉडल पेपर से अभ्यास करें। इसके लिए प्रतिदिन एक मॉडल पेपर को आपको हल करना चाहिए। प्रतिदिन क्या करें, एक मॉडल पेपर को हल करें और फिर आप हल करने के बाद में उसके सभी प्रश्नों की व्याख्यात्मक तरीके से जो हल आपके पास में उपलब्ध है उसको आप ध्यान से देखें, उसको पढ़ें। व्याख्यात्मक हल का मतलब उसका आंसर वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी व्याख्या होती है अपने विभिन्न मॉडल पेपर्स के साथ में मिलती है, आपने देखा होगा। तो वो आपको जो है ठीक से एक बार व्याख्यात्मक तरीके से उनका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो नए मॉडल पेपर से अभ्यास करें, प्रतिदिन कम से कम एक पेपर हो, व्याख्यात्मक हल उनका देखें और करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही देखना। समसामयिकी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पहले दिन से ही लास्ट तक हर रोज भले 1 घंटे का समय उस पर दें पर देना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर भी वही 10 से 12 घंटे कम से कम आपको देखना दोस्तों। इसके बाद में 23 से लेकर के 25 तक का जो समय आपके पास में है, 25 दिन की प्लानिंग की बात हम कर रहे थे, तो लास्ट के 23, 24, 25 3 दिन आपको किसमें लगाने हैं, ये समस्यात्मक पक्षों का रिवीजन करने में। दरअसल ये समस्यात्मक पक्ष क्या है दोस्तों, एक बार रिवाइज करने के बाद में जब हमने पुराने पेपर्स देखे, जब हमने मॉडल पेपर्स देखे, तो दोस्तों निश्चित रूप से पुराने पेपर और मॉडल पेपर देखने के बाद में कुछ टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जिनके प्रश्नों को आप न तो पुराने पेपर में ठीक कर पाए और न ही मॉडल पेपर में ठीक कर पाए। ऐसे जो बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, उनका चुनाव करें और संभवतः या प्रयास करें कि उन टॉपिक्स को इन 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें। या तो ये होगा कि आप उन 3 जो टॉपिक समस्यात्मक है उनको बेहतर कर पाएंगे, या आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो उनकी चिंता भी नहीं करने की जरूरत है, उनको छोड़ देना है। दोस्तों ये काम आप लोगों को करना चाहिए। जहां तक मेरा मानना, मैंने काफ़ी सोच समझ करके इस विचार को प्रस्तुत किया है या इस योजना को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के कहने पर। तो इसका अर्थ ये कि ये आप प्रयास करेंगे तो आप 25 दिनों के अंदर भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे, एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको कुछ सलाह भी देना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब कुछ करने के अलावा आपको विशेष रूप से 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना। ये सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी किस वजह से पिछड़ जाते हैं पूरी मेहनत करने के बाद भी, उसमें एक तो क्या है, नकारात्मक अंकन से बचें। दोस्तों नकारात्मक अंकन से आपको बचने की सख्त जरूरत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना होता है परीक्षा के बाद में कि वो इतने ज्यादा नकारात्मक अंकन में चले गए कि वो सफल होते लेकिन नेगेटिव हो जाने की वजह से वो रह गए। तो आप लोगों को इन पेपर में ये ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न नेगेटिव नहीं जाए, ये पूरा प्रयास करें, नकारात्मक अंकन से बचें। अच्छा, आप नकारात्मक अंकन से कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर के अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों को उसको देखना चाहिए। अभी हालांकि मुझे पता आपके पास समय बहुत शॉर्ट है, समय बहुत कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार उसको आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट होगी। जरूर आप देखें और उसके अंदर जब आप देखेंगे नकारात्मक अंकन से कैसे बचें, तो कुछ खास बातें उसमें हैं, उन पर आप गौर करेंगे तो शायद नकारात्मक अंकन से आप बच पाएंगे। और नकारात्मक अंकन से बचने का मतलब है दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट आपका आएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा, आत्मविश्वास रखें। अभी बहुत सारे लोग बहुत नर्वसनेस फील कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैं कमेंट्स के माध्यम से जब महसूस करता हूं उनकी बातों को, तो लगता है वो काफ़ी हद तक अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं। आपको आत्मविश्वास नहीं खोना, पूरे आत्मविश्वास के साथ में काम करना है। कई बार ये होता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है ना, वो परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती है और कई बार कुछ परिस्थितियां हमें कमजोर बना देती है। अभी हालात ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कई सालों से तैयारी कर रहे थे
और कई सालों की तैयारी के बाद में जैसे तैसे एग्जाम हुआ और उसमें भी जब ये सारी गड़बड़ियां हो गई तो ऐसी स्थिति में निराश होना, हताश होना तो स्वाभाविक बात है। लेकिन आप लोगों को आत्मविश्वास नहीं खोना है, हताश नहीं होना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ में जो है इस परीक्षा में बैठना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में इस परीक्षा में बैठ करके अपने पेपर को हल करते समय भी पूरे आत्मविश्वास के साथ में पेपर को हल करना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है और जो योजना हमने अभी देखी है अगर आपके ऊपर लागू होती है, आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो अपने तरीके से जो भी आपका रिवीजन का तरीका वो अपनाइए। बहुत लंबे पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, रिवीजन शॉर्टली कैसे आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ लोग जिनको नितांत आवश्यकता इस बात की महसूस हो रही थी कि इस तरह से उनको कोई योजना बताई जाए तो उसको मैंने बताने का प्रयास किया, उनके लिए हो सकता है उपयोगी साबित हो। जो लोग इस योजना से हटकर के भी अपने किसी विशेष तरीके से तैयारी में लगे हुए उनको अपनी जो योजना है खुद की उसके अनुसार करना चाहिए, लेकिन टारगेट बना करके समय से पहले अपने पाठ्यक्रम को रिवीजन करना। और अभी टारगेट हमारा केवल क्या होना चाहिए दोस्तों, रिवीजन का टारगेट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इन सभी बातों के जिनके बारे में आज हमने बात की आप ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो आप सफल भी होंगे, एक सफल प्रतियोगी के रूप में आप निकल करके आए इस परीक्षा के रिजल्ट में। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।